जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज आपका पार्ट 4 पे। दोस्तों, हम लोग डेली जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उसके महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ देखते हैं, और जो ऐसा सॉल्व होता है मेरे दोस्त जो कि एक बच्चे भी समझ जाए। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन में मेरे दोस्त पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, मैथ्स को कैसे बनाया जाए एग्जाम सॉल्व में, सबसे कम समय में क्या अप्रोच लगाया जाए, ये सब सीखते हैं। ठीक है, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक नंबर है मेरे दोस्त, आप लोग शुरू से अटेम्प्ट कीजिएगा, मैथ में कहीं परेशानी आपको नहीं आएगा। मैथ्स के साथ साथ उसके जो फार्मूलेज होते हैं उसके भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन बिना कुछ विलंब किए हुए। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ गए मेरे दोस्त, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस या कोई भी क्लास रिलेटेड वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और मिस ना करें और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में और अपना बूस्ट कर पाए, रिजल्ट जल्दी आप अपना बना पाए। ठीक है, क्विकली अपडेट्स के लिए मेरे दोस्त जिसका नोटिफिकेशन वीडियो के रूप में नहीं आ पाता है तो उसको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड करवा देते हैं। वहाँ पे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हालांकि हम वहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलते हैं आज पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 3 हो गया था बिल्कुल ही मजेदार, जितने भी एलिवेशन के साथ हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त, जो कि आप कभी भी मैथ भी नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल इजी तरीका से समझ सके। ठीक है, तो यदि आप सेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप बेखूबी इससे वाकिफ होंगे। तो चलते हैं सीधे पहले नंबर प्रश्न पे, और जितने भी प्रश्न हैं मेरे दोस्त आपके रिसेंटली जो एग्जाम्स लिए गए हैं उसके मद्देनजर रखते हुए सेट कर दिए गए हैं, और जो आगे एग्जाम में पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड पेपर ना, तो उसके लिए भी प्रश्न सेट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने की ओर चलते हैं बिना कुछ विलंब किए। पहले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्त। बोला गया है चार अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 13 और 7 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। यानी कि आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें चार अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या दिया गया है कि 12 से आप उसको भाग कीजिएगा, 13 से आप उसको भाग कीजिएगा, फिर 7 से भी कीजिएगा, तो सब में शेषफल समान बचेगा यानी 3 बचेगा। ठीक है, तो एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, यदि जिसमें आप भाग कर रहे हैं यदि इसमें से शेषफल हम माइनस कर दें तो क्या वो संख्याएं 12, 13 और 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे दोस्त आपको बोले कि 4 से भाग आपको 9 में देना है, तो आप जानते हैं 4 दूनी 8, शेषफल 1 बचा। हम आपको बोले मेरे दोस्त जो आपका शेषफल बचा यदि हम इसमें भाज्य में माइनस कर दें, यानी 9 में 1 माइनस कर दें 8, तो क्या 4 से पूरी तरह ये भाग लग जाएगा? तो यार 100% लगेगा ना, तो शेषफल को माइनस करने के बाद तो भाग तो पूरी तरह लगना ही है। तो उसी प्रकार मेरे दोस्त यदि इसमें से शेषफल माइनस कर दें हम, तो उससे तो पूरी संख्या भाग लग जाएगी। लग जाएगा ना, लग जाएगी। ठीक है, तो यदि हम इसमें 3 माइनस कर देते हैं मेरे दोस्त, तो आप देख सकते हैं इस संख्या में 9931 आएगा, यानी इकाई अंक पे 1 आएगा, और इकाई अंक पे 1 आएगा तो ये कोई सम संख्या से विभाज्य नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि 12 से भी विभाज्य होनी चाहिए, और हम जानते हैं कोई भी सम संख्या विषम संख्या को विभाज्य नहीं कर पाता, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये है अप्रोच आपको पकड़ने का। ठीक है, अब मान के चलिए 9438 है, इसमें यदि 3 माइनस कर दिए मेरे दोस्त, इसके भी संख्या के इकाई डिजिट पे 5 आएंगे, यानी कि कितना आ जाएंगे 9435। क्या 9435 एक विषम संख्या है? क्या सम संख्या से विभाजित होगा? कदापि नहीं होगा मेरे दोस्त, तो इससे भी नहीं होगा। बात क्लियर है? यदि इसमें 3 माइनस किए इसका भी 5 बचेगा, तो यानी ये भी आपके नहीं होंगे। यदि इसमें 3 कर दिए मेरे दोस्त तो यानी कि 9828 हो जाएंगे, यानी ये सम संख्याएं जब तीनों ऑप्शन में कोई नहीं हुआ तो 400% यही ऑप्शन होगा। बताइए कैसा लगा आप लोग का उत्तर? बस ये अप्रोच आप लोग के साथ मैथ्स मैजिक लाता है, आपको किस तरह बूस्ट किया जाए कि आप एग्जाम्स में भारी से भारी समय आप बचा सकें। ठीक है, और बाकी बात इसको करने का और मेथड है मेरे दोस्त, ये एनटीपीसी यूजी रिसेंटली पेपर में पूछा गया, ऐसा नहीं है कि कहीं भी पूछा गया ना, ये रिसेंटली पेपर में है मेरे दोस्त। ये समझ में बात आया? और यदि इसको दूसरे प्रक्रिया से भी बनाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो इन संख्याओं को आप एलसीएम लीजिए और इनको उन संख्याओं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं तक ले जाइए जहां की उसको भाग देने पर शेषफल 3 बचे। बात क्लियर है? ठीक है, तो उस अप्रोच के साथ ना जाके यदि एग्जाम में पेपर कर रहे हैं मेरे दोस्त, इस अप्रोच के साथ जाइएगा। कितना सेकंड लगा होगा? आप ही से पूछ रहा हूँ मैं, 2 सेकंड लगा होगा ना। अब कोई स्टूडेंट ये मेथड नहीं पता, ये मैथ्स में जी को फॉलो नहीं कर रहा है मेरे दोस्त, बताइए वो एलसीएम लेगा, करने के चक्कर में 2 सवाल आगे वो कवा देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह आपको हर एक सवाल में मिलेंगे। स्टार्टिंग से यदि आप लोग रह गए ना, तो आप लोग मैथ्स कहीं नहीं भी किए हैं मेरे दोस्त, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से पूरी तरह आपको किया जाएगा। ठीक है, और जो बोलता है ना कि एग्जाम में मैथ्स में समय नहीं बचता, गलत बोल रहे हो।
ठीक है, उसको मैथ्स अप्रोच मैथ्स पकड़ना नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। यदि मैथ्स सही तरीका से आप बनाया जाए 100% समय बचते हैं। ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं है मेरे भाई, रेलवे का एग्जाम है, समय ठीक ठाक मिल जाता है आपको। ठीक है, चलिए आरआरबी टेक्नीशियन 20/12/2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ये, इस प्रश्न को आप कीजिएगा। इस प्रकार प्रश्न ग्रुप डी में भी पूछे जा रहे हैं आपके। बोले जा रहे हैं एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया था 3:4। यदि इसका आयतन 38,800 सेंटीमीटर क्यू है, आयतन क्यू में होता है मेरे दोस्त, ये सेंटीमीटर क्यू है, तो 22 पाई का मान 22/7 का उपयोग करके बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन का व्यास क्या होता है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। बेलन का व्यास क्या त्रिज्या का दुगुनी हो जाता है? अरे क्या त्रिज्या का दुगुनी व्यास हो जाता है? 100% होता है। तो यानी कि त्रिज्या क्या दिया गया था, इसका त्रिज्या का अनुपात 3 के अनुपात में, यानी जो भी बेलन होगा 6x के अनुपात में होगा, यानी 6 से डिविजन, यानी कि x का मान कुछ ही होता है तभी तो 6 से गुना करके वो आपका व्यास आएगा, यानी जो भी व्यास होगा वो 6 से भाग लग जाएगा मेरे दोस्त। क्या इसमें नजर आ रहा है कोई 6 से भाग लगने वाला? सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट एक के साथ चलेंगे। ठीक है, ये अप्रोच पकड़िएगा। कितना समय लगा आप ही बताइए, कितना समय लगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड? आपको समझाने के लिए हम 4 सेकंड में किए, बाकी बात आप 1 सेकंड में करके जा सकते हैं। अब चलते हैं इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट से चलेंगे, इसका प्रोसेस भी देख लेंगे। एक बेलन के आधार की त्रिज्या तो दिया गया था, यानी कि 3x, इसको मैं हटा देता हूँ मेरे दोस्त, आप समझ गए होंगे यहाँ से, यानी कि 3x इसका त्रिज्या था और ऊंचाई 4x था। ठीक है, और इसका आयतन दिया गया था। आपसे पूछ रहा हूँ बेलन का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त? ये बेलन है, ये त्रिज्या आपके पास 3x दिया गया, ये कहीं ना कहीं ऊंचाई होंगे, ये ऊंचाई 4x दिए होंगे ना, 100% दिए होंगे। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है मेरे दोस्त? बेलन का आयतन πr² होता है, यानी कि पाई 22/7। आर कितने हैं आपके? r², यानी r3 है, 3x का स्क्वायर कीजिएगा तो 9x² आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 4x है, तो ऊंचाई को छेड़छाड़ नहीं करना, 4x करना है, लेकिन इसका वैल्यू दिया गया है आपके पास 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। बस अब क्या करना था? कुछ नहीं करना था, बस इसका काम तमाम करना था। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 11 थे 88। बात क्लियर है? ठीक है, 4 दूनी 8 में ले चलते हैं तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 का 8। ठीक है, 441 होंगे। क्या 9 से इसको खत्म कर दें? चलिए करते हैं। 9 चौके 36, 9 पचे 45 नहीं जाएंगे दोस्त, मजाक नहीं, 9 चौके 36 हो जाएंगे ये। ठीक है, और 9 9 81, यानी x² गुना x, क्या मैं बोल सकता हूँ कि x³ जो हो जाएंगे 7 गुना 49 हो जाएंगे, यानी x जो होंगे आपके 7 होंगे। बात क्लियर है? यानी x यदि 7 हो गए मेरे दोस्त, तो आपका त्रिज्या कितनी था? 3x, x का वैल्यू निकल चुका है, यानी 7×21, ये क्या निकला आपका? त्रिज्या निकला। व्यास खोजे तो इसका ठीक दुगुना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है? अब आप ही बताइए, जो स्टूडेंट इन प्रोसेस से जाएगा मेरे दोस्त, और जो स्टूडेंट थोड़ा सा कॉमन सेंस यदि यहाँ लगा दे, तो बताइए कितना आपका सरल मैथ्स हो जाएगा ना। तो ये आपको डेली प्रोवाइड होता है मेरे दोस्त, डेली, डेली मतलब डेली। ठीक है, तो सेशन अटेम्प्ट कीजिए, मैथ्स आप जीके की तरह बनाइएगा, मैं आपको ये वादा करता हूँ। ठीक है, चलते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। यदि आपसे पूछ दे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है मेरे दोस्त, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको 2πr/h जवाब देना, 2πr/h। ठीक है, यदि आपसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए बेलन का, तो 2πr/h प्लस 2πr², यानी 2πr यदि कॉमन ले लेते हैं तो इंटू h प्लस r आ जाएगा। बात क्लियर है? तो इन सब बातों पे ध्यान रखना है आपको। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण BD 70 सेंटीमीटर, AL लंब BD और CM BD पर एक लंब है। इस प्रकार है कि AL 18 सेंटीमीटर, CM 20 सेंटीमीटर। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? पता नहीं, SSC सीजीएल ईयर 2 20 जनवरी 2025 में पूछा गया। बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले इस प्रकार सवाल आए, आपको चतुर्भुज बनवा लेना, इस प्रकार बना लिए आप। ठीक है, तो ये बोला जा रहा था कि BD तो विकर्ण है जिसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर दिया गया है, 100% दिया गया है। हाँ, यानी AL BD पर एक लंब है, यानी AL BD पर एक लंब है, सही बात है। CM भी BD पर लंब है, हकीकत है।
ए एल 18 दिया गया, यानी ये आपका 18 सेंटीमीटर दिया गया है। सी एम 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सी एम 20 सेंटीमीटर दिया है? हाँ। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा, कभी भी एक विकर्ण और उस पर डाले गए दो लंब यानी H1 और H1, ये H2 आपका दिया गया, यानी कि ये वर्ग, ये आपका चतुर्भुज है मेरे दोस्त, ये विकर्ण है। यदि विकर्णों पर एक लंब और दूसरा लंब दिया गया हो, तो इसका जो एरिया हो जाएगा मेरे दोस्त, हाफ गुना विकर्ण और प्लस ऊंचाई का योग, जो उसमें दिया गया है ना लंब, उसका योग। अब चलते हैं, करते हैं। हाफ विकर्ण कितना था? 70 सेंटीमीटर। ये जो लंब डाले गए थे, इन दोनों का योग कितना है मेरे दोस्त? यानी 20 और 18 38, यही है ना, 38। ठीक है, 2 से इसको हम 19 बार में ले सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, तो 0 हो जाएगा और 9 सत्ते 63 हो जाएगा। इकाई डिजिट पे 30 आएगा एक ही ऑप्शन में। क्यों हम गुना करने जाए मेरे दोस्त, डायरेक्ट जब आंसर आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम्स में किसी को समझाना नहीं होता है, आपको सिर्फ आंसर देना होता है। क्लियर है? चलें आगे, समझ में आ गया। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। ये आपके परसेंटेज के सवाल हैं। ये सवाल भी ग्रुप डी में जितने आपको बोले ना कि जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं मेरे दोस्त, जो रिसेंटली पेपर, उसी के मद्देनजर आपको पेपर, आपके पेपर सेट किए जा रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक है। 25 किताबों का विक्रय मूल्य 19 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? एनटीपीसी ग्रेजुएट 27 मार्च 2026 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। कुछ नहीं करना, सिंपली तरीका से होगा। यानी 25 किताबों का विक्रय मूल्य, यानी हम क्या इसको सेल प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, 25 किताबों का सेल प्राइस 19 किताबों के कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के बराबर है ना? बराबर 100% है। ठीक है, तो आप देखिएगा, क्या एसपी 25 है? जी नहीं, एसपी 25 नहीं है। इसके बराबर जो वैल्यू होगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा, और सीपी के जो बराबर होगा मेरे दोस्त, वो आपका क्रय मूल्य होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये सीपी मेरे पास 25 है, तो एसपी मेरे पास 19 होगा। जिसके बराबर होगा उसका वो वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि आप देख रहे होंगे 25 रुपया में कोई सामान आप खरीद रहे हैं, 19 रुपया में आप बेच रहे हैं, प्रॉफिट होगा आपको। उम्मीद है प्रॉफिट होगा, 1% होगा, कभी नहीं होगा प्रॉफिट आपको। यानी प्रॉफिट आपको नहीं होगा मेरे दोस्त, आपको लॉस होगा। दो ऑप्शन छाड़ दिए, 50% मामला आपके पास है। ठीक है, अब कितने रुपया की हानि हो रहा है? यानी 25 रुपया में खरीदे, 19 रुपया में बेचे, 6 रुपया की हानि हो रहा है। खरीदे थे कितने? 25। हमेशा आप याद रखिएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा मेरे दोस्त, हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, जितने में आप खरीदे थे। गुना 100 कर दीजिएगा, तो यहाँ से परसेंटेज चले आएगा 2500 के 100, यानी 24% का मेरा जो है मेरे दोस्त लॉस लग रहा है। 24% का लॉस लग रहा है। 3 इज राइट आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, तो पता नहीं इसका क्या क्या उत्तर बाकी सब दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका से आपको करना है। जिसके बराबर वीडियो होगा बस उसका डाटा आपको चाहिए। क्लियर है बात? चलें आगे, खत्म है खेल। चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। 55 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, ये मल्टीपल एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले ये नहीं कि सवाल को देखे और स्टार्ट हो गए ना, कभी नहीं करना है ऐसा। इन सवालों को देखने के बाद कुछ मन में दौड़ाना है आपको। क्या इसका कोई रूल भी होते हैं क्या? जी हाँ, होते हैं। भी बोधमास मेरे दोस्त याद रखेगा, भी से मतलब बार हो जाते हैं, बार मतलब ये है ना, ये बार हो जाते हैं। तो इसका काम क्रिया सबसे पहले होगा ब्रैकेट से भी पहले, याद रहे। ठीक है, तो इसका काम क्रिया करने के बाद तब आपको ब्रैकेट, वो भी छोटी, फिर मझली, फिर बड़ी, फिर ऑफ या रूट अंडर है या स्क्वायर है उसका, फिर आपका भाग का, फिर गुना का, जोड़ का, घटा का। इतना बात तो आपको पता होगा बिल्कुल से। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले बार का काम क्रिया करते हैं मेरे दोस्त। तो 2.2 में यदि 1.8 जाए, याद रहिए माइनस माइनस आपको ऐड और जोड़ घटा ये सब कुछ ना करना, जिस पे है उसी को करना। यानी 2.2 में 1.8 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0.4 बचेगा। बचेगा ना, 0.4 बचेगा। ठीक है, बचेगा। अब 3.2 में ये 0.4 चले जाएंगे ना मेरे दोस्त, तो क्या बचेंगे? यानी बोल सकते हैं 2.8 बच जाएंगे गुरु जी, बच जाएंगे। ठीक है, अब 3.3 में यदि 2.8 चले जाएंगे तो क्या बचेंगे? तो आप बोल दीजिएगा 10.5 बचेंगे। और 6.5 में यदि 10.5 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे मेरे दोस्त, और 10.5 में यदि 6 चले जाएंगे तो 4.5 बचेंगे। तो यही तो आंसर खोज रहा था आपसे, 4.5, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो हम इसीलिए शुरू से किए, क्योंकि आप
दाएं तरफ से आप जैसे जाइएगा, तो छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, इसीलिए यहाँ से चलते गए। तो इन बातों पर महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा आप कि छोटी ब्रैकेट सबसे पहले होनी चाहिए, मझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट होनी चाहिए, ठीक है। और यदि बार आ गया हो यानी ऊपर पे डैश आ गया हो, उसका काम क्रिया पहले आपको कोई भी हालत में करना है। चलें आगे, ठीक है, चलते हैं छठे नंबर प्रश्न। समतल भूमि पर एक बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर 100 मीटर ऊंचा है तो टावर के पास से बिंदु P तक की दूरी क्या होगा, आपको बताना है। एक समतल भूमि था मेरे दोस्त, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये नीचे ये समतल भूमि आपके पास दिया गया है। एक बिंदु P से आपके पास बिंदु एक P है, ठीक है। एक बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी ये टावर है, ये टावर का शीर्ष हो जाएंगे यानी टॉप लेवल हो जाएंगे। यहाँ से कोई व्यक्ति उसको देखता है तो देखने का जो एंगल होता है मेरे दोस्त वो 30 डिग्री होता है। ऐसे करके देखिएगा ना आप, 30 डिग्री दिखता है, ठीक है। तो एक प्रकार का ये समकोण त्रिभुज है, यानी ये हमेशा आपके 90 डिग्री कोण होंगे ना, 90 डिग्री। जब एक कोण 90 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसके अनुसार ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है। यदि टावर 100 मीटर ऊंचा है, यदि ये टावर मेरे दोस्त 100 मीटर ऊंचा है, तो आपको बताना है कि ये दूरी कितनी है। आपको ये बताना है कि नीचे जो है दूरी टावर की पास से जहां पर आदमी उस खंभे को देख रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा। आपका रूट अंडर 3 जो है आपको ये मान लेना 1.373, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको बार बार सेशन में बताते आए मेरे दोस्त, जब से सेशन स्टार्ट हुआ आपको बार बार बताए हैं। 30 डिग्री के सामने यदि ये समकोण त्रिभुज है तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है मेरे दोस्त। तो 30 डिग्री के सामने भुजाएं ए हो जाता है, ए रूट 3 हो जाता है, ये 2 है। ये बता चुके हैं ऑलरेडी, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, एक ही चीज़ को रिपीट करना। तो मान के चलिए मेरे दोस्त 30 डिग्री के सामने भुजा ए है, यानी ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने भुजा क्या होगा, ए होगा, यानी ए का वैल्यू हम जानते हैं कि ए का वैल्यू आपके पास कितना है, 100 है। तो 60 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने ए रूट 3 हो जाएगा। तो ए तो है 100, यानी ऊपर से रूट 3 हो जाएंगे, तो यही आपके आंसर होंगे। अब आपको रूट 3 का मान लेना है 1.73, तो 1.73 से गुना कीजिएगा तो 173 मीटर ही आएगा, 4 इंच राइट आंसर। क्लियर है बात। क्यों इसमें हम टेन थीटा लगाए, क्यों इसमें हम साइन थीटा लगाए, क्यों हम इसमें कोसेक थीटा लगाए, बात क्लियर। जब किया जा सकता है शॉर्ट तरीका से तो उतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। जितने भी ये प्रश्न मेरे दोस्त आपके सेशन जो अभी फिलहाल आपके रेलवे एग्जाम 26-27 चल रहे हैं, ये तो हालांकि सभी के लिए है, वो रेलवे एग्जाम्स आपको लिख दिए गए हैं, बाकी बात सब एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। और आपके जितने भी डेली सेट चलते हैं, आपके डेली अलग हो, ये नहीं है कि जो कल आपके प्रश्न सेट हुए थे हूबहू वही प्रश्न या उसी चैप्टर से ना, डेली आपके रिपीटेड प्रश्न, मतलब ये प्रश्न आते हैं कि वो चैप्टर छूट गया, आज मान के चलिए आज पार्टनरशिप छूट गया क्योंकि कल पार्टनरशिप का प्रश्न करवाए थे। तो डेली सेशन अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, सब चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न कीजिएगा, ALP CBT 1 27 नवंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। माता पुत्र पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। एक घर में माता थी, उसका पुत्र थे और पुत्री थे, तीनों का जब उसका एज यानी आयु यानी उम्र, उसका तीनों का उम्र जोड़ा गया मेरे दोस्तों 70 साल हुआ, ठीक है। यदि माता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी है, यानी उसकी मम्मी जो है उसके अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है उम्र में, तो पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है और पुत्री जो है अपने भाई से 5 साल बड़ा है उम्र में, तो माता की आयु कितनी होगी ये बताना है। यानी माता थी उस घर में, पुत्री थी यानी हम डॉटर लिख लेते हैं, सॉरी पुत्र था तो हम सन लिख लेते हैं, और पुत्री थी तो हम डॉटर लिख लेते हैं, ठीक है। 70 वर्ष था, इन दोनों को आयु जो योग था मेरे दोस्त वो 70 साल। क्लियर है यहाँ तक बात, क्लियर है, क्लियर। अब क्या बोला जा रहा था आपसे, यदि माता अपने पुत्र से 3 गुनी बड़ी है, यानी माता अपने पुत्र यानी ये सन हो गए, यदि सन की आयु x था तो ये 3x होगा, होगा ना, ऑफिशियली बात है, ये x है तो ये 3x, 3 गुना बोल रहा था, 3 गुना होगा। पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी थी, यानी पुत्री डॉटर अपने भाई से 5 वर्ष, यानी यदि ये x था तो ये x प्लस 5 होगा। और तीनों का योग कीजिएगा, यही बोल रहा है ना, तीनों का योग ही 70 साल है मेरे दोस्त, तीनों का योग कीजिएगा तो ये 70 साल के बराबर आ जाएंगे। तो कितना योग आ जाएंगे, 3x एक, 4x एक, 5x प्लस 5 बराबर 70।
तो 5x इधर प्लस है तो बराबर के उस पर जाके माइनस हो जाएगा, यानी ये 65 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 13। x बराबर 13 का मान निकलने का अर्थ है मेरे दोस्त कि माता की आयु कितनी हम रखे थे, 3x रखे थे, तो x का वैल्यू 13 है तो 13 39 साल मम्मी की आयु हो जाएगी। तो 23 राइट आंसर। क्लियर है। इसको चाहे अलग विधि से भी बना सकते हैं, इसको चाहे हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप पे निर्भर पड़ता है कि आप किस मेथड से जाते हैं। सबसे मेथड अच्छा ये है, आप इसी तरफ से जाइएगा। चलते हैं 8वां नंबर, बोर्ड एंड स्ट्रीम का ये प्रश्न है मेरे दोस्त। आरआरबी जेई 16 दिसंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ये पेपर है। यदि नाव प्रत्येक दिशा में यानी कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल में 270 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात आपको करना है। यदि नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसे समझेंगे, कुछ नहीं, तरीका आसान तरीका समझते हैं। मान के चलिए मेरे दोस्त, आपके पास एक नदी था या एक बांध था या एक समुद्र था। ठीक है, आप नाव चला रहे हैं ऐसे, आप जा रहे हैं नाव ऐसे, और जो धारा की है, धारा मतलब समझ रहे हैं, धारा पानी का बहाव, पानी का बहाव भी इधर ही है। तो नाव का चाल और धारा का चाल मेरे दोस्त दोनों जुट जाएंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो नाव का चाल धारा का चाल जुट जाएंगे। याद रहे ये ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, इसमें मत घुसा दीजिएगा आप, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट घुसाइए गलती, क्योंकि ट्रेन में एक ही डायरेक्शन में जाता है मेरे दोस्त तो चाल घट जाता है उसका, लेकिन बोट में अलग है। आप ही अनुमान लगाइए, धारा आप मान के चलिए बहाव ये दिशा में है, आप नाव इसी दिशा में चला रहे हैं मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ लेंगे ना, तो यानी दोनों का चाल जुट जाएंगे। यानी मान लिए यदि बोट का चाल u किलोमीटर प्रति घंटा है और स्ट्रीम यानी धारा की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों का चाल जुट जाएंगे। क्लियर है बात, क्लियर है। अब यदि मान के चलिए कोई आप समुद्र में या कोई बांध में आप मान के चलिए आप बोट चला रहे हैं ऐसे u किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और धारा जो है यानी बहाव की दिशा ठीक उसके विपरीत है, नाव चला रहे हैं ऐसे, धारा आ रहा है ऐसे, चलाने में आपको समय भी लगेंगे और बहुत ज़्यादा समय भी लगेंगे और चाल कम होंगे, यानी कि दोनों का चाल हमेशा निगेटिव होंगे। बात क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल हमसे समय खोजा जा रहा है कि जाने और आने में समय कितना लगेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि धारा के अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में जाने में कितना समय लगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये धारा के दिशा में होंगे मेरे दोस्त। तो धारा की दिशा में 270 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेंगे, कोई बात नहीं है, आ जाएंगे। हम जानते हैं मेरे दोस्त दूरी जो होते हैं, यदि आप दूरी बेटे चाल कीजिएगा तो आपका समय का निर्माण करेगा। तो हमको समय ही खोजा गया है ना, तो समय हम निकालेंगे तो दूरी बेटे चाल, चाल क्या है आपके, यानी दोनों चाल जुट जाएंगे, 21 और 24 यानी 45, यानी एक तो जाने में तो समय निकल चुका है मेरे दोस्त। ठीक है, अब हमको आने में भी समय चाहिए ना, तो आने में 270 किलोमीटर अप दिशा में दोनों का चाल घट जाएगा। तो दोनों का चाल घटने का अर्थ है कि यानी 24 में यदि 21 चला जाएगा मेरे दोस्त तो ये 3 बचेंगे। बात क्लियर है, बस आ चुका है, 90 हो जाएंगे, 9 या 27, क्लियर है। ठीक है, 45 से कितने बार में ये जाएंगे, 6 बार में जाएंगे ना, तो 6 बार में चले जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो कितना हो गया आपके पास, 96 घंटे, यानी टोटल वो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जाने में 96 घंटे का समय आपको लगेंगे। बात क्लियर है। ठीक है, तो आप प्रश्न पे ध्यान दीजिए, वो आ जाएंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये था प्रश्न आपका बोट एंड स्ट्रीम का, ध्यान पूर्वक कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बोट एंड स्ट्रीम बहुत इजी तरह सवाल इसमें पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। 9वें नंबर प्रश्न में बोले जा रहे हैं 357 फैक्टोरियल, इसका मान मेरे दोस्त, इसको मैथ्स के भाषा में इसको फैक्टोरियल बोला जाता है। इसमें अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, आरपीएफ एसआई में पूछा गया पेपर है। फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, तो फैक्टोरियल जो होता है मेरे दोस्त, जब भी किसी संख्या के आगे ये चिन्ह फैक्टोरियल लगा हो तो इसका अर्थ है कि आपको उस संख्या से लेकर 1 तक के सभी प्राकृत संख्याओं को आपस में गुणा यानी मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि यदि मान के चलिए 5 के आगे ये फैक्टोरियल लगा है तो आपको 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1 इस प्रकार करना होगा। तो इसी प्रकार आपको बोल रहा है 357 के आगे फैक्टोरियल है तो इसको गुना करते 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 1 तक जाना है, तो बताएं कितने शून्य लास्ट में आएंगे। अब कैसे निकाले, बड़ा अजीब है, कुछ मत कीजिए मेरे दोस्त।
357 के आगे फैक्टोरियल थे ना, इसको 5 से डिवाइड कीजिए। याद रहे 5 से आप जब भी डिवाइड कीजिएगा तो पूर्ण तरह आपके भागफल आनी चाहिए। जैसे 5 सत्ते 35, अब 5 एकम 5, क्योंकि 2 बार में जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, कम ही रखना है, पूरी पूर्णांक में रखना है, ठीक है, दशमलव में नहीं आनी चाहिए। अब जो आपके ये भागफल आए, अब इसमें भी 5 से आपको डिवाइड करना है। हम जानते हैं 14 पंचे 70 हो जाएंगे। फिर ये 14 आए, फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 तिया 15 ज़्यादा चले जाएंगे, 5 तिया 15 यानी 5 दूनी 10 आएंगे। बस कुछ नहीं करना है, ये तीनों को आपको ऐड करना था। तीनों को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 14 दूनी 16 और 16 इसमें ऐड कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 87 आ जाएंगे। यही आपके शून्यों की संख्या होंगे, तो यही आपके राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात? ठीक है, तो अभी तक तो पूछे नहीं गए, ठीक है। तो पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड का क्या मतलब बनता है कि वो भी प्रश्न आप लोग के सामने लेके आते हैं जो आगे एग्जाम्स में पूछा जा सके और आप वहां से इजी तरीका से कर सके। चलते हैं 10वां नंबर पेपर की ओर। 10वां नंबर प्रश्न मेरे दोस्त एसएससी जीडी 30/5/2026 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। बोला जा रहा था एबीसी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को 15 दिन, 30 दिन, 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एबीसी मिलकर उसी कार्य के 5/9 भाग को कितनों दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखिए इसको आसानी से आपको समझना है मेरे दोस्त। एबीसी है, ठीक है, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन में ये कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे। मान लिए हम कुछ खेती कर रहे होंगे या अपना खेत कर रहे होंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। फालतू में तो ये लोग बेरोजगार है नहीं कि ऐसे वैसे कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते। टोटल काम हम निकालते, टोटल काम क्या, तो हम कुछ भी मान सकते हैं मेरे। तो ऐसा नहीं है कि हम एलसीएम ही माने। एलसीएम हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो संख्याएं पूरी तरह ये कट जाए और हमको गुना भाग करने में दशमलव में ना आए और इजी तरीका से कर सके, ठीक है, इसीलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो हम जानते हैं एलसीएम छोटी से छोटी वो संख्या होती है जो इन तीनों से विभाज्य हो जाए, यानी इन तीनों में बड़ी संख्या होनी चाहिए, वही एलसीएम होगा। क्या 45 एलसीएम 45 सबसे विभाज्य हो रहा है? नहीं, 30 से नहीं हो रहा है। तो क्या करें, 45 दूनी 90, क्या 90 तीनों से हो रहा है? जी हाँ। तो मान लेते हैं इसका टोटल काम 90 हेक्टेयर इतना खेती कर रहा था, मतलब 90 हेक्टेयर में ये खेत कर रहा था। एक सपोज डेट के लिए पकड़ते हैं मेरे दोस्त, 90 हेक्टेयर में ये खेती अभी कर रहा था, ठीक है। तो ये 15 दिन में 90 हेक्टेयर को जोत रहा था। एक सेकंड मान लीजिए 90 हेक्टेयर जोत रहा था, वो ट्रैक्टर से जोत रहे थे, ठीक है। तो 15 दिन में ये संपूर्ण 90 हेक्टेयर करने में मेरे दोस्त 15 दिन लगते हैं ना। और वहीं बी को भी कितना लगते हैं? क्लियर है? तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि यदि 30 दिन में बी कर रहे हैं, एक 15 दिन में पूरा 90 हेक्टेयर खेती एक कर रहे हैं, तो एक दिन में एक कितना हेक्टेयर जोत लेंगे मेरे दोस्त? कितना हेक्टेयर जोत लेंगे? यानी यदि 90 हेक्टेयर को टोटल जोतने में 15 दिन का समय लग रहा है, तो एक दिन में ये कितना जोड़ लेंगे? तो यानी आप बोल सकते हैं कि 15 छके 90, 6 हेक्टेयर एक दिन में ये खेत जोतेंगे। इसी प्रकार बी एक दिन में कितना हेक्टेयर जोतेंगे? यानी टोटल 90 हेक्टेयर को जोतने में 30 दिन का समय लग रहा है, एक दिन में कितना हेक्टेयर जोतेंगे? तो 3 हेक्टेयर। इसी प्रकार से 2 हेक्टेयर एक दिन में जोतेंगे। बात क्लियर है? समझ चुके हैं? ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो एक दिन में तीनों, याद रहे मेरे दोस्त, एक दिन में तीनों कितने हेक्टेयर खेत जोतेंगे? तो 6 और 3 9 और 2 11, यानी 11 हेक्टेयर खेत जोतेंगे एक दिन में। तो क्या हमको 90 हेक्टेयर जोतना है खेत? क्या जी नहीं, हमको 5/9 भाग जोतना है। तो यानी 90 हेक्टेयर का 5/9 भाग कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 50 हेक्टेयर आएगा, 50 हेक्टेयर आएगा, ठीक है। तो एक दिन में इतना आप जोत रहे थे खेत, एक दिन में 11 हेक्टेयर खेत जोत रहे थे मेरे दोस्त, तो 50 जोतने में कितना समय लगेगा? तो आप सिंपल बोलिएगा, तो 50 में 11 से भाग दीजिए ना, तो वो समय आ जाएंगे। तो 50/11 समय इज राइट आंसर। क्लियर है बात? चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। एक आयताकार मैदान की भुजाएं की लंबाई 55 मीटर 70 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्तीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्तीय मैदान का परिमाप क्या होगा? एनटीपीसी यूजी 14 जून 2026 शिफ्ट 2 में पूछा गया पेपर है, ठीक है। आपके पास एक आयताकार मैदान था मेरे दोस्त, उसका लंबाई और चौड़ाई दिया गया था। यानी एक मान लीजिए ये आयताकार मैदान था आपके पास, इसके लंबाई 70 मीटर दिया गया था और चौड़ाई जो है 55 मीटर दिया गया था। बात क्लियर है? ठीक है। इसका क्षेत्रफल
एक वित्तीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर, यानी इसका जो एरिया होगा वो भी इसका एरिया होगा। तो यानी इसका एरिया क्या होगा, तो हम जानते हैं कि एक आयत का जो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इतना जानते हैं ना। तो यानी इसका जो एरिया हो जाएगा मेरे दोस्त 70 गुना 55 हो जाएंगे। तो यानी इसका भी एरिया 70 गुना 55 होंगे, कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। साफ साफ प्रश्न में बोल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों का एरिया बराबर है। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप ज्ञात करना है आपको। तो परिमाप क्या होते हैं मेरे दोस्त, परिमाप वित्तीय का परिमाप यानी कि क्या होते हैं, परिधि खोज रहे हैं यानी 2πr होते हैं। तो आंसर आपका वही होगा जो आपके 11 से डिविजिबल होगा और 2 से भी। एक ही ऑप्शन में था, आप यहाँ से आप शुरू में जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको दिमाग लगाना है एग्जाम में, यदि नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी इसका एरिया दिया गया था और हम जानते हैं कि वृत्त का एरिया πr स्क्वायर होता है। तो यानी ये एरिया 70 गुना 55 दिए गए थे। तो क्या यहाँ से त्रिज्या का मान निकल जाएगा, और यदि त्रिज्या का मान निकल गया तो हम इसका परिधि इसी तरीका से निकाल सकते हैं। तो यानी ये क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो 22/7 r स्क्वायर बराबर 70 गुना 55, यही होंगे ना, 100% होंगे। तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और ये 2 से 35 हो जाएंगे। 7 पचे 35, 7 पचे 35 यानी त्रिज्या 35 आ जाएगा। बात क्लियर है। त्रिज्या 35 आने का मतलब है मेरे दोस्त कि इसका परिधि निकालना बहुत आसान हो गए। तो परिधि क्या होते हैं, 2πr होते हैं ना। तो 2 गुना 22/7 गुना 35, तो 7 पचे 35, 5 दूनी 10 यानी 220 मीटर। मीटर ही है ना, सेंटीमीटर मीटर में है, तो 220 मीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात, ठीक है। बहुत इजी तरीका से था, यानी इसका एरिया उसके एरिया के बराबर करना था। अब एरिया निकल चुका है, तो हम एरिया जब वृत्त का जब एरिया निकल चुका है तो त्रिज्या तो 1 सेकंड का चुटकी का काम है, त्रिज्या निकाला। जब त्रिज्या निकल गया है तो परिधि खोजे, उसका कुछ भी खोजे, तो वहां से आप इसी तरीका से निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलें 12 नंबर प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगली बार से वो सुधार 110% आपके लिए होगा, ठीक है। ग्रुप डी 28/11/2025 में पूछा गया पेपर है मेरे दोस्त, ये सिंपल इंटरेस्ट का पेपर है। एक धनराशि को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे 4% प्रति वर्ष अधिक दर से निवेश किया होता तो इस पर 360 रुपया अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कुछ धनराशि इन्वेस्ट कर रहा था, कुछ रुपया उसका ब्याज हो रहा था, 3 साल के लिए कुछ ब्याज हो रहा था। यदि हम 4% इंटरेस्ट बढ़ा देते, यदि ध्यान से सुनिएगा, यदि हम 4% इंटरेस्ट बढ़ा देते 3 सालों के लिए तो ये 360 रुपया बढ़ जाता। यदि हम 4% नहीं बढ़ाते तो क्या वो 360 रुपया बढ़ते, कभी नहीं बढ़ते। अरे कभी नहीं बढ़ते यार, जो प्रतिशत हम, यदि 4% हम इंक्रीज नहीं करते 3 साल के लिए तो क्या ये 360 रुपया बढ़ते, कभी नहीं बढ़ते। यानी हम बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट तो हम जानते हैं होता है रेट गुना टाइम, इतना तो जानते हैं हम। यानी कि 15% यदि सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी 4 या 12%, यदि 12% सिंपल इंटरेस्ट हम इंक्रीज किए तो ये रुपया 360 रुपया इंक्रीज कर गया। परसेंटेज में भले 12% हो, लेकिन रुपया में 360 रुपया इंक्रीज कर गया, यानी 12% का वैल्यू 360 रुपया है। मूलधन आप हमेशा 100% मानते हैं, बार बार सेशन में बताते आए मेरे दोस्त। तो 12 या 36 यानी 3000 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, पेपर को आगे करना, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 22 मार्च 2026 में पूछा गया पेपर है मेरे दोस्त। दो सांकेतिक वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। अब संकेतिक वृत्त क्या होते हैं मेरे दोस्त, संकेतिक वृत्त वो होते हैं, यानी दो वृत्त, एक ही वृत्त में दो वृत्त होते हैं, लेकिन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होते हैं। जैसे ये एक वृत्त है और दूसरा भी वृत्त यही है, यानी इसका जो भी सेंटर होंगे दोनों का सेंटर बराबर होगा। इसी को आप संकेतित वृत्त बोलते हैं, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, यानी कि छोटी त्रिज्या तो 15 सेंटीमीटर, यानी बड़े त्रिज्या कितनी है, 17 सेंटीमीटर। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं मेरे दोस्त, ये बड़े वाली त्रिज्या कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। और छोटे वाले त्रिज्या यदि हम बोलते तो छोटे वाले त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है ना, है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी जीवा क्या होंगे आपके, यानी ये होंगे ना जीवा मेरे दोस्त, यही होंगे ना जीवा आपके। हम मान लेते हैं ए और बी,
यही होंगे ना जीवा आपके, कुछ और तो नहीं होंगे। जीवा वही होते हैं ना, दोनों परिधि को जो मिला है। ठीक है, तो ये आपके जीवा होंगे। तो क्या कुछ यहाँ से नजर आपको आ रहा है, या कुछ नजर आ रहा है मेरे दोस्त? कि हाँ, नजर आ रहा है मेरे भाई कि ये आपके समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, जिसमें कि लंब आपके पास दिया गया था, कर्ण भी दिया गया था, आपको आधार ज्ञात करना था। तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से जा सकते हैं मेरे दोस्त, चाहे तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। आप स्क्वायर कीजिए फिर ये कीजिए, लेकिन थोड़ा सा भी कॉमन साइंस लगाइएगा या मेरा सेशन अटेम्प्ट कीजिएगा मेरे दोस्त। तो आपको हम पहले भी बताएंगे, ट्रिपलेट याद रखिएगा आप। नहीं रखना, इतना लंबा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। आपको कम से कम ये ट्रिपलेट सबसे महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है मेरे दोस्त, जो सबसे ज़्यादा आपके ये जो है ना ग्रुप, ये आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत आपके एनालिसिस करके लाए, जितने भी पेपर्स हुए थे, कहाँ कहाँ ट्रिपलेट पूछे गए थे, इसके द्वारा आप लोग के सामने ये पेश किए गए हैं। तो क्या था ट्रिपलेट में? 15 और 17। तो 15 और 17 यहाँ देख सकते हैं, यानी ट्रिपलेट में तीसरा अंक 8 होगा। यानी तीसरा अंक 8 होने का मतलब मेरे दोस्त, तीसरा 8 होने का अर्थ है कि ये आपके आधार 8 होंगे। तो यदि एक आधार ये 8 हो जाएंगे तो ये तो दुगुना है इसका, तो यानी ये भी 8 हो जाएंगे। यानी टोटल कितना हो जाएंगे? ये 16। यानी ए बी, यही तो जीवा है ना आपके, तो ए बी क्या होंगे जीवा? 16 सेंटीमीटर होंगे। 3 इंच राइट आंसर। यदि आप ट्रिपलेट याद नहीं रखिएगा, आप सोचिएगा नहीं हम कैलकुलेट में आ गए हैं, तो कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। कर्ण दिया गया था 17 का स्क्वायर यानी 289, बराबर लंब का स्क्वायर था ना 225। अब प्लस आधार का स्क्वायर निकाल दीजिए, इसको आप इसमें माइनस कर दीजिएगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएंगे? 64 आएंगे क्या? जी हाँ, तो बी बराबर 8 आ जाएंगे। बात क्लियर है? तो जिस विधि से आप निकालिए उस विधि से, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट करना पड़ रहा है। इसमें आपको यदि ट्रिपलेट का आप फोकस करते हैं तो याद रखना नहीं पड़ेगा। ट्रिपलेट मेरे दोस्त पाइथागोरस नियम पे फॉर्मूला पे याद है, यानी कि आप आधार का स्क्वायर यदि लंब का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कर्ण का स्क्वायर वैल्यू बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना पड़ेगा आपको, और याद रखिएगा यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम्स में जल्दी आप कर सके और निकल सके, तो ये आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं मेरे दोस्त। एसएससी सीएचएसएल 18/11/2024 में पूछा गया प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मूल्य पहले 3 वर्षों में 5%, 10%, 15% कम होता है। यदि शुरुआती मूल्य इसका 8,000 था तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? एक मशीन था आपके पास जिसका मूल्य 8,000 था, क्लियर है? पहले इसमें 5% कमी कर दी, 5% मूल्य इसका घट गया, तो 5% घट गया, इसका मतलब इसका मूल्य 95% रहा होगा। याद रहे, अभी लंबा कैलकुलेट में नहीं जाएंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान तरीका से देख सकते हैं। ऑप्शन भी देखेंगे, देख सकते हैं कि हम इकाई डिजिट अलग अलग है। हाँ, 2 ऑप्शन में 0 0 है, तो कम से कम 2 ऑप्शन तो छटा जाएंगे ना। देख लेते हैं इकाई अंक क्या आएंगे इसके। दूसरे वर्ष 10% की कमी हो गया। 10% कमी का अर्थ है 100% में यदि 10% कमी हो गए मेरे दोस्त, तो इसका वैल्यू 90% रहे होंगे। तीसरे वर्ष में 15% कमी होंगे 100% में, तो यानी कि 85% तीसरे वर्ष रहे होंगे। यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यानी ये 3 0, ये 3 0 गया, 1 से 1 0 गया। 5 से इसको 19 बार में खत्म करते हैं और 5 से इसको 17 बार में खत्म करते हैं, तो 5 5 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इकाई डिजिट पे क्या आ रहा है मेरे दोस्त? यानी 9 दूनी 18, 8, 8 सत्ते 56 और 6 और 9 की 54, यानी कोई भी संख्या आए डोंट मैटर, इकाई डिजिट पे 4 आएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड आपको यहाँ डेली मिलेगा ऐसा। और कोई भी ट्रिक्स है मेरे दोस्त, इकाई डिजिट है, सम मेथड है, डिजिटल सम मेथड है, या ऑप्शन विधि है, ये सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होता है। देखना, यदि आप सोच लिए कि हम इकाई डिजिट्स पे यहाँ पे देख लिए और एक बार देख के आप एग्जाम में जाके हम इसको लागू करेंगे, तो ये लागू आप पे भारी भी हो सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस का खेल है। मैथ बार बार बताएं आभूषण की तरह होता है, जितना चमकाइएगा उतना निखार आएगा आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार मैथ्स में डेली प्रैक्टिस सही है, और ये प्रैक्टिस डेली आपको मैथ्स मैजिक प्रोवाइड करता है। तो डेली सेशन अटेम्प्ट कीजिए और इस तरह प्रश्न को चुटकियों में कीजिए आप। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर पेपर की ओर। एलपी 52 बिल्कुल रिसेंटली पेपर, जो अभी 2 दिन हुए हैं एग्जाम हुए मेरे दोस्तों, उसका पेपर है। एक साइकिल चालक एक सीधी सड़क पर 16 सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय करता है, फिर तुरंत एक समान सड़क खंड पर 24 सेकंड में 180 मीटर दूरी करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल चाल की औसत चाल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हमेशा आपको बार बार हम बताते आए हैं कि कभी भी यदि दूरी समान हो और यदि आपसे औसत चाल पूछा गया, यानी एवरेज स्पीड पूछा गया हो, यदि दूरी समान दिया गया हो,
शायद संयोग आपको बोला गया हो कि 120 किलोमीटर आप गए एक चाल से और दूसरी चाल से वही आए, तो उसमें जो आपको आपको यूज करना है मेरे दोस्त औसत चाल 2xy/x यानी कि जाने का गति आने का गति को 2 से गुना करके दोनों को योग से भाग आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये तो हो गई कि दूरी समान, यदि दूरी असमान हुई तो कोई बात नहीं है। यदि दूरी असमान हुए मेरे दोस्त तो आपको कुल चली गई दूरी बेटे कुल समय लगाना होगा। तो कुल दूरी कितना चले गए चाल निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए मेरे दोस्त, तो कुल दूरी कितना चले आप 120 किलोमीटर और 180 किलोमीटर, यानी आप बोल सकते हैं 300 किलोमीटर टोटल दूरी आप तय किए ना। ठीक है, समय कितना लगा, यानी 16 सेकंड जाने में और 24 सेकंड आपको क्या लगे, 24 सेकंड आपको मेरे दोस्त आने में समय लगे ना। तो टोटल कितना समय आपको लगे होंगे, सेकंड में बोला गया मेरे दोस्त, तो टोटल आप देख सकते हैं कि 40 सेकंड आपको टोटल समय लगे हैं। ठीक है, ये किलोमीटर नहीं है दोस्त, मीटर में याद रहे। ठीक है, तो टोटल आने में समय कितना लगे 60 सेकंड। तो यहाँ से क्या ये चले जाएंगे 2 से 2, 2 से 15, यानी ये तो 7.5 हो जाएंगे। ये मीटर है तो मीटर हो जाएंगे और नीचे सेकंड है तो पर सेकंड हो जाएंगे। तो यही आपके चालों में 7.5 मीटर पर सेकंड। आप इस तरह नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको इस तरह किया जाएगा, याद रहे। ठीक है, 7.5 मीटर पर सेकंड पे आप जाइएगा। ये एग्जामिनर बहुत खेल करता है और स्टूडेंट फंसता है। और अधिकतर जो आजकल टीचर जो बताते हैं मेरे दोस्त, इस प्रकार के आपको कंक्लूजन नहीं देते हैं डायरेक्ट वहाँ ये आंसर आए टिक मारो, नहीं मेरे दोस्त ऐसा करते हैं पेपर में। वो किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा जी, नहीं, मीटर पर सेकंड में। जब मीटर में दूरी दिया गया है, सेकंड में आपके समय दिए गए हैं, तो थोड़ी किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा होते तो 7.5 तो नहीं होते, क्योंकि मीटर पर सेकंड को यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करना होता है। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ चुके हैं। तो मेरे दोस्त ये आपके लास्ट आज के आखिरी सवाल थे। ज़्यादा सवाल नहीं लाते हैं मेरे दोस्त, कम सवाल लाते हैं। कम सवाल कीजिए लेकिन ऐसा सवाल कीजिए जो आपको समझ में आए, आगे कहीं भी परेशानी आपको ना आए। ठीक है, तो मेरे दोस्त सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आ गया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, यदि मैथ्स में परेशानी आ रहा है तो उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज यहीं तक। धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।